बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 57 मुलाहिज़ा फरमाएं। चौधरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी राय की कदर करता हूँ। अगर तुम चाहती हो मैं रियासत से कह देता हूँ कि सुबह से उस पर नज़र रखे। बाकी मुझे यकीन है कि वो मुझसे पूछे बगैर कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठा सकती। अल्लाह करे आपका यकीन दुरुस्त साबित हो, शानी ने कहा। लेकिन सुबह सवेरे साबित हो गया कि चौधरी का यकीन दुरुस्त नहीं था और शानी की तशवीश 100% दुरुस्त थी। जालां घर में मौजूद नहीं थी। अभी फजर की आज़ानी हुई थी। बावर्ची खाने में शानी ने चौधरी के लिए चाय की केतली चूल्हे पर रखी हुई थी। वो केतली लेने बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी जब इत्तेफाकन उसकी नज़र जालां के कमरे में पड़ी। जालां अपने बिस्तर पर नजर नहीं आ रही थी। बाथरूम में भी तारीकी थी। शानी का माथा ठिनका। इससे कमरे में जाकर देखा जालां कहीं नहीं थी। इसने इर्द गिर्द के सारे कमरे देख डाले। बैरूनी गेट मुकफ्फल था। शानी को चैन में घूमते देखकर रियासत भी जाग गया। शानी ने उसे सारी सूरत-ए-हाल बताई। रियासत ने कहा कि 11 बजे के करीब उसने गेट अपने हाथ से मुकफ्फल किया था। गेट अब भी मुकफ्फल था और उसकी वाहिद चाबी रियासत के पास ही। इसका मतलब था कि अगर जालां घर में मौजूद नहीं है तो फिर वो रात 10-11 बजे से पहले ही यहाँ से निकल गई थी। थोड़ी देर में शुमाइला, नासर और डोले वगैरह समेत सब जाग गए और जालां को ढूंढने लगे। 10-15 मिनट बाद ये बात साबित होगी कि जालां किसी को बताए बगैर बड़ी खामोशी के साथ घर से चली गई है। इस इत्तला ने चौधरी को भी परेशान कर दिया। वो बड़बड़ाने लगा, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको बताया था ना कि वो बहुत डरी हुई है। कहाँ जा सकती है वो? चौधरी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। वो बड़ी वहमी है। मुझे तो डर है कहीं वो कुदरत के पास ना पहुंच जाए। नहीं, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती, चौधरी ने जोर देकर कहा। तब उसके लहजे में खोखलापन साफ महसूस किया जा सकता था। चौधरी ने मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने किसी कारिंदे से रब्ता करने में मसरूफ़ हो गया। उसे गुफ्तगू में आज़ादी देने के लिए शानी कमरे से बाहर आ गई। इसके दिल की धड़कन तेज़ थी और छठी इस किसी खतरे से आगाह कर रही थी। वो सोचने लगी, अगर जालां किसी बेवकूफ़ी की वजह से नारपुर के चौधरियों को चौधरी बशीर के इस ठिकाने का पता चल गया तो क्या होगा? ऐसी सूरत-ए-हाल में सबसे ज़्यादा खतरा शानी के लिए था। चौधरी बशीर जो कुछ भी था लेकिन चौधरियों की चौधराहट का हिस्सा था। वो उनका अपना खून था। उसके साथ दुश्मनी में शायद एक हद से आगे नहीं जा सकते थे। शानी गैर थी, न सिर्फ गैर थी बल्कि दुश्मन की बेटी भी थी। वो दरिंदा सिफ्त लोग इसकी ज़िंदगी और आबरू को लूटना अपना फ़र्ज़े अव्वलीन समझते थे। शानी बेचैनी से कमरे में टहलने लगी और मुस्तकबिल करीब का नक्शा अपने तसव्वुर में खींचने की कोशिश करने लगी। जालां के घर से गायब होना नेक शगुन हरगिज़ नहीं था। टहलते टहलते शानी के ज़हन में एक बात आई। इस ज़ेरे तामीर मकान के पहलू में लोहे का एक आर्जी दरवाज़ा लगाया गया था। यह दरवाज़ा एक बगली गली में खुलता था। इस जंग आलूद दरवाजे पर एक कफल पड़ा रहता था। शानी जानती थी कि इस कफल की चाबी स्टोर रूम में कील से लटकी हुई है। इसने सोचा कि एहतियातन से यह दरवाज़ा खोल देना चाहिए ताकि किसी हंगामी सूरत-ए-हाल में घर से निकलने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सके। शानी ने स्टोर रूम से चाबी ली और बगली दरवाजे का जंग आलूद ताला खोल दिया। ताम खोलने के बाद शानी ने उसे दोबारा उस तरह सेट किया कि वो देखने में बंद महसूस होता था। अचानक ही कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और शानी सरतापा कांप गई। वो दौड़कर करीबी कमरे में आई। यहाँ से उसे नीम तारीख सेन का मंजिर दिखाई दिया। वो भूंजकी रह गई। मकान का आर्जी मेन गेट जो बोसीदा लकड़ी का था कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। एक ट्रैक्टर ट्राली गेट को तोड़ती हुई सेन के वश में पहुंच चुकी थी। भारी भरकम ट्रैक्टर वैसे से चिंगार रहा था। उसकी एक आंख तसादुम के सबब टूट गई थी मगर दूसरी रोशन थी। ट्राली में से देहाती अफराद छलांगे लगा लगा कर नीचे उतर रहे थे। उनके हाथों में राइफलें थी, कुलाड़ियां और बर्शियां थी। शानी को उनमें शोला मिजाज कादरा भी नजर आया। चांदी सेकंड बाद शानी को बरामदे की तरफ से गोली चलने की आवाज़ आई। उसके साथ ही वहशतनाक ललकारें सुनाई देने लगी। चारों तरफ एक तहलका सा मच गया। यही वक्त था जब शानी के कानों में एक रोती हुई बारीक आवाज़ आई, ताती ताती। जो उसका मुन्ना था वो करीबी कमरे में था और दमा चौकड़ी की आवाज़ें सुनकर जाग गया था। शानी बगली दरवाजे के बिल्कुल पास थी। अगर वो चाहती तो दरवाज़ा खोलकर फौरन बाहर गली की तारीकी में पहुंच सकती थी, लेकिन वो मुन्ने को उसके हाल में छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तमाम खतरात को बालाए ताक रखते हुए वो तेजी से अपने कमरे की तरफ लपकी। कमरे की रोशनी में उसने देखा मुन्ना घबराहट में बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसका ख्याल था शानी वहाँ होगी। शानी ने दौड़कर उसे बाहों में उठाया, लेकिन जब वो कमरे से निकलने के लिए दरवाजे पर आई तो ठिठक गई। घनी मूंछों और चौड़े चकले चेहरे वाला एक नारपुरी देहाती उसके सामने था। उसके हाथ में चमकीले फल की छोटी कुल्हाड़ी नजर आ रही थी। शानी और मुन्ने को देखकर उसकी आंखों में मुसरत की चमक उभरी, मगर इससे पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता एक तरफ से रियासत उकाब की तरह आया और उस देहाती से भिड़ गया। दरवाजे पर उनके दरमियान जबरदस्त कशमुकश होने लगी। शानी मुन्ने समेत दीवार के साथ चिपक गई और दरवाज़ा खाली होने का इंतजार करने लगी। ये मिनटों का नहीं सैकड़ों का इंतजार मगर तवील महसूस हो रहा था।
इसी दौरान में शानी की निगाह खिड़की की जाली में से गुजरकर चौधरी बशीर के कमरे की तरफ गई। इसने देखा कि शुमाइला का शोर ना सिर्फ दहलीज पर खून में लथपथ पड़ा है, उसी टांग में गोली लगी थी और किसी तेज धार आले की जरब से उसका एक कान कट गया था। ये कान बस गोश्त के चंद रेशों के जरिए उसके चेहरे से लटका हुआ था। कमरे में 3-4 अफराद चौधरी बशीर से गुत्थम गुत्था थे और चौधरी बशीर को काबू करने की कोशिश में थे। अचानक चौधरी ने एक शख्स के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। बड़े तेज के आलम में उसने अपने सामने वाले शख्स पर कुल्हाड़ी का वार किया। कुल्हाड़ी सर पर लगी और फिसलती हुई कंधे पर आई। वो शख्स पीछे की तरफ गिरा। शानी ने कादे की चिंगाड़ सुनी। वो कमरे के एक कोने में था। उसने अपने पसोल के रुख चौधरी के सीने की तरफ कर दिया। ताम कादे का एक अधेड़ उम्र साथी कादरे से लिपट गया और उसे चौधरी बशीर पर फायर करने से रोक दिया। इसी असना में कट्टे कट्टे देहाती ने चौधरी बशीर को अकब से अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया। चौधरी का कुल्हाड़ी वाला हाथ भी उसी शिकंजे में था। देखते देखते चौधरी गिरफ्त में आ गया। कई अफराद उसके साथ लिपट गए। ये सब कुछ 8-10 सेकंड के अंदर वकू पजीर हुआ था। मुन्ना कैकेट की तरह शानी से चिमटा हुआ था। शानी ने उसका चेहरा अपने सीने में छुपाया हुआ था कि इर्द गिर्द का हर मंजर उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। शानी ने दरवाजे की तरफ देखा। ग्रांडील रियासत ने अपने मद्दे मुकाबिल को फर्श पर गिरा लिया था। अब वो उसकी कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश में था। शानी ने इस मौके को गनीमत समझा। वो रियासत और उसके मद्दे मुकाबिल को पाँव की तरफ से फलांगती हुई कमरे से निकल आई। किसी करीबी कमरे से उसने शुमाइला के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। 2-3 सेकंड में शानी उस बगली दरवाजे के सामने थी जिसका ताला उसने थोड़ी देर पहले एहतियातन खोला था। इसने खटका हटाया और दरवाजे को धकेलती हुई बाहर निकल आई। बाहर तारीकी थी और ठंडी हवा थी। इर्द गिर्द के मकानों में लाइट्स आना शुरू हो गई थी। नासिर के मकान में फायरिंग हुई थी। अड़ोस पड़ोस के लोगों का चौंकना लाजमी था। इसी दौरान में एक बार फिर ऊपर तले कई फायर हुए। पहले राइफल गरजी, फिर पिस्तौल की आवाज़ सुनाई दी, फिर रिपीटर का धमाका हुआ। उसके बाद फिर राइफल गरजी। ये अमल उसी तरतीब से 2-3 बार दोहराया गया। तब तक शानी मुन्ने को सीने से लगाए मकान से 200-250 मीटर दूर आ चुकी थी। ये कस्बे की मुजाफाती आबादी थी। सामने खेत दिखाई दे रहे थे। अमरूद, जामन, लीची के दरख्तों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। शानी खेतों के दरमियान टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर भागती चली गई। दफातनी से अंदाजा हुआ कि कोई इसके पीछे आ रहा है। कोई साया सा था, लेकिन ये कोई इंसान नहीं लगता था। यूं दिखाई देता था कि तारीकी में कोई कुत्ता या इस तरह का दूसरा जानवर उसके पीछे भाग रहा है। शानी ने भागते भागते 2-3 बार मुड़कर अकब में देखा। एक जगह वो लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। इसके संभलने तक वो साया इसके सर पर पहुंच गया। ये कोता आकर डोला था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बेगम जी जल्दी करें, मुझको लगता है वो पीछे आ रहे हैं। तो तुमने देखा है? नहीं, सिर्फ आवाजें सुनी है। डोला शानी के साथ साथ भागते हुए बोला। कुछ आगे जाकर डोला एक दूसरी पगडंडी पर मुड़ गया। ये बल खाती पगडंडी कमाद के तवील खेत में से गुजरती थी। इधर कहाँ जा रहे हो? शानी ने पूछा। उस तरफ महाराज दीन का ट्यूबवेल है। महाराज मेरा जानने वाला है, वो हमें अपने पास छुपा लेगा, डोले ने हमती आवाज में कहा। शानी चलने में तजब्जुब में रही, फिर डोले के पीछे चलती। वो कभी भागने लगते, कभी तेज तेज चलने लगते। गाये बगाए वो मुड़कर पीछे भी देख लेते थे। डोला अपनी छोटी छोटी टांगों के साथ भागते हुए मुजीका खेज लगता था। यूं महसूस होता था कि कोई परेशान मेंढक शानी और मुन्ने के आगे फुदकता चला जा रहा है। यकायक शानी को पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले डोले ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ लोग इनके पीछे आ रहे थे। वो गालबन घोड़ों पर सवार थे। शानी को अपने अकम में टार्चें चमकती नजर आईं और मदम आवाजें सुनाई दी। अगले 2-3 मिनट में वो लोग बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनकी तादाद 15-20 के करीब थी। वो नीम दायरे की शक्ल में फैल कर आगे बढ़ रहे थे। अब शानी और डोले के लिए बेहतर था कि वो कहीं छुप जाएं। बाईं तरफ बरसाती नाला था। नाले के साथ साथ कुछ दूर तक सरकंडे फैले हुए थे। वो दोनों घुड़सवारों से बचने के लिए सरकंडों में घुस गए। तब तक घुड़सवार उनके सर पर पहुंच चुके थे। सरकंडों की धारें बहुत तेज थी। उनके पाँव के नीचे कीचड़ था और खुदरू घास थी। मुन्ने को सरकंडों की काट से बचाने के लिए शानी ने उसे अपनी चादर में और अपने बाजू में छुपा लिया। डोले की कांपती हुई आवाज उभरी, बेगम जी ज्यादा आगे ना जाएं, यहाँ सांप है, लोग इधर आने से डरते हैं। डोले की बात में वतन था। ऐसी जगह अक्सर मोदी कीड़ों का मस्कन होती हैं, लेकिन मजबूरी ये थी कि इन सरकंडों से बाहर भी सांप मौजूद थे। ये सांप इंसानों की शक्ल में मौजूद थे और ये इतने जहरीले थे कि इनकी मौजूदगी में ये सरकंडे आफियत की जगह महसूस होते थे। वो तीनों एक निस्बतन खुश्क जगह पर ठहर गए। सरकंडों की लंबाई कई जगहों पर 13-14 फुट तक थी। वो हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे, सरसरा रहे थे। रात के अंधेरे में उजाले की आमेज़श होना शुरू हो गई थी। जबकि तैरगी अब बस 15-20 मिनट की मेहमान थी। उनको शक पड़ गया शायद। डोले ने सरगोशी की। हाँ, आसपास ही घूम रहे हैं, शानी ने रुआंसी आवाज में कहा। सरकंडों के इर्द गिर्द घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आ रही थी। यूं लगा कि कुछ अफराद आगे निकल गए हैं, जबकि कुछ सरकंडों के आसपास घूम रहे हैं। इसी दौरान में डोले ने सरगोशी की, बेगम जी लगता है कि ट्रैक्टर ट्राली भी इधर हमारी तरफ आ रही है। शानी ने ध्यान से सुना, उसे आवाजें सुनाई नहीं दी।
यूं लगता था कि डोले की सुनने की हिस्स खास तौर से तेज है। चंद सेकंड बाद वाकई ट्रैक्टर की मध्यम आवाज सुनाई देने लगी। 3-4 मिनट मजीद गुजरे और फिर ट्रैक्टर ट्राली सरकंडों के ऐन सामने पहुंच गई। बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगी। शायद जो घुड़सवार आगे थे वो भी पलटकर सरकंडों की तरफ आ गए थे। एक ललकारती हुई आवाज हवा के दोष पर तैर कर शानी के कानों में पड़ी। बाहर निकला हराम सादी, नहीं तो अंदर ही भून कर रख देवेंगे। फिर एक दूसरी आवाज उभरी। इस आवाज ने शानी को कई गलीज गालियों से नवाजा और शानी को सरकंडों से बाहर आने के लिए वार्निंग दी। ये जानकर शानी का रहा सा खून भी खुश्क हो गया कि ये कादरे की आवाज थी, वही जुनूनी चौधरी ज़ादा जिसके नज़दीक शानी की वाइज सजा फौरी मौत थी, फौरी और दर्दनाक। बिभरे हुए नारपुरी चौधरी सरकंडों के इर्द गिर्द दनाते रहे और शानी के लिए बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। इन अल्फाज में शानी के पैदा करने वालों पर नफरत, गैज़ो गज़ब की बौछार की गई थी। इसके अलावा शानी के जिस्म के हर हिस्से को चीरने, फाड़ने और तोड़ने फोड़ने की धमकियां भी थी। दफातन गोलियों के कई धमाके हुए। उसके साथ ही कादरे की चिंगाड़ उभरी। आखिरी बार कह रहा हूं कुतिया, बाहर आ जा वरना मार के रख दूंगा। एक बात वादे थी, कादरा और उसके साथी इस नीम तारीकी में इन खतरनाक सरकंडों के अंदर घुसते हुए कतरा रहे थे। ऐसी जगहों पर सांप, बिच्छू, जंगली बिल्ले और बाज़ औक़ात सूअर तक मिलते हैं, जिन्हें पंजाब के देहात में बारले कहा जाता है और इनसे खुसूसी तौर पर खौफ खाया जाता है। फायरिंग के साथ ही मुन्ने ने सिसकना और बारीक आवाज में रोना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ढोला भी सहम सा गया। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि सूरत हाल इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। आवाजों से अंदाजा होता था कि सरकंडों के 3 अतराफ में कादरा और उसके साथी मौजूद हैं, जबकि चौथी तरफ बरसाती नाला था। यकीनन नाले पर भी उनकी गहरी नजर थी। दफातन ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। शानी ने अपने इर्द गिर्द चिंगारियां सी फूटती देखी। वो मुन्ने समेत कीचड़ ज़दा जमीन पर गिर गई। डोला भी तड़प कर ऊंधे मुंह लेट गया। इसी दौरान में तड़ की आवाज से कई खौफनाक बरस चले। कई गोलियां शानी और ढोले से बस 2-3 फुट के फासले से गुजरी। शानी ने मुन्ने को अपने जिस्म के नीचे छुपाया, जैसे मुर्गी चूजों को परों में ढांप लेती है। एक आवारा कुत्ता खौफनाक आवाजें निकालता शानी और उसके ऐन सामने से गुजरकर बुरी तरह तड़पने लगा। उसे गोली लगी थी और अब वो नज़ा किसी कैफियत से गुजर रहा था। यह मंजिर देखकर मुन्ने का खौफ उरूज पर पहुंच गया। पहले उसके ऊँटों से डरी हुई आवाजें निकली, फिर वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। शानी को अपनी मुत्तलिक परवाह ना थी। वो ऐसे मरहलों से गुजरी थी कि मौत में उसी आफियत नजर आने लगी थी, लेकिन मुन्ने की जिंदगी के लिए वो खतरा कैसे मोल ले सकती थी। अगर अगला बरस शानी और मुन्ने पर आता तो फिर बाकी क्या बचता। सरकंडों से बाहर वैशी चौधरी ललकार रहे थे, चिंगाड़ रहे थे। शायद ये चौधरी नहीं थे, यह वही जज्बा इंतकाम था जो करनों से आग और खून के दरिया बहा था और इंसानी नस्लों को नाबूद करता आया है। आज इस मुलगुजे अंधेरे में इन यकबस्ता सरकंडों के किनारे वही जज्बा इंतकाम की एक निहत्ती बेआसरा औरत को पारा पारा करने के लिए बेकरार था। मगर इस जज्बा इंतकाम की जद में चौधरियों को अपना खून भी आ रहा था। वो गालबन बेखबर थे कि शानी की बाहों में 5-6 साल का एक मासूम बच्चा सिमटा हुआ है और वह चौधरी बशीर का लखते जिगर है। हाँ, शानी उसके लिए खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इससे पहले कि फिर फायरिंग शुरू होती वो उठ खड़ी हुई, पुकार कर बोली, गोली मत चलाओ, मैं यहाँ हूँ, गोली मत चलाओ। उसकी आवाज में दुनिया जहां का दर्द सिमटा हुआ था। जब वो खड़ी हुई तो उसने देखा कि सरकंडों के एक हिस्से में शदीद फायरिंग के सबब आग भड़क उठी है। चंद सेकंड में 4-5 राइफल बरदार और कुल्हाड़ी बरदार उसके सर पर पहुंच गए। वो मजलूमियत की तस्वीर, बेबसी का नमूना, सर झुकाए मुन्ने को सीने से लगाए बेईसो हरकत खड़ी थी। एक दिल दो हिचकी गाए बगाए उसका सीना दहला देती थी। उसने आंखें बंद कर ली। वो कुछ नहीं जानती थी कि आइंदा चंद सेकंड में उसके साथ क्या होने वाला है। ऐन मुमकिन था कि गैज़ो गज़ब की ज्यादती के सबब उसे इसी जगह फौरी तौर पर जान से मार दिया जाता। दूसरी सूरत में यह भी हो सकता था कि वो लोग इसे मारते पीटते अपने किसी डेरे पर ले जाते और इसे मौत से पहले मौत का मजा चखाया जाता। बहरहाल जो कुछ भी था वो अपनी आंखें खोलना नहीं चाहती थी। उसकी निगाहों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो नार पूरी चौधरियों के गज़ब से बिगड़े और तमतमाते चेहरे देख सकती। शानी और मुन्ना कीचड़ में लुथड़ चुके थे। शानी के पांव पर कीचुए रेंग रहे थे और उससे 2 फुट की दूरी पर हलाकशुदा कुत्ते का खून आलूद मुंह भयानक अंदाज में खुला हुआ था। हस्बे तवक्को सबसे पहले बड़ी बेदर्दी के साथ मुन्ने को उससे छीना गया। मुन्ने की अंदोनाक चीखें मजीद बुलंद हो गई। वो ताती ताती और अब्बू पुकारता जा रहा था। चंद लगते बाद एक जन्नाटे का थप्पड़ शानी के गाल पर पड़ा और वह लड़खड़ा कर किसी शख्स से टकराई। फिर एक और थप्पड़ उसके बाद और किसी ने उसे बालों से पकड़ा और घुमाकर सरकंडों के नीचे दलदली जमीन पर फेंक दिया। इसके जिस्म पर कई ठोकरें लगी। एक फुनकारती आवाज इसके कानों से टकराई, हरामजादी सूरनी, बड़ा शौक था तुझे भागने का, अब भाग भाग जितना भाग सकती है। शानी ने आंखें बंद कर ली। वो कुछ भी देखना नहीं चाहती थी, ना अपनी हालत जार को, ना मुन्ने को और ना डोले को, ना अपने वैशी दुश्मनों को। उसे बस अंदाजा हो रहा था कि डोले को भी जमीन पर गिराकर मारा पीटा जा रहा है
वो एक बारीक आवाज में चिल्ला रहा था, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो नौकर हूँ जी। फिर शानी को कीचड़ आलूद बालों से पकड़ा गया और इस तरह खींचा जाने लगा कि वो कभी गिर पड़ती, कभी उठकर 2 कदम चल लेती। गलीज और बदतरीन गालियां उसके कानों में जहरीले खंजर उतार रही थी। इसे ट्रैक्टर के इंजन की आवाज सुनाई थी। मुद्दे के रोने और चिल्लाने की आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। शानी ने चंद सेकंड के लिए आंखें खोलकर देखा। सुर्ख रंग की ट्रैक्टर ट्राली में 6-7 अफराद सवार थे। 8-10 अफराद ट्राली के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे। ट्राली के पसे मंजिल में खुश्क सरकंडों में से शोले बुलंद हो रहे थे और धुएं के मरगोले दिखाई देते थे। ट्राली पर मुन्ना एक अधेड़ उम्र शख्स की गिरफ्त में था और फरियाद गुनाह था। शानी की निगाह ट्राली पर खड़े एक सुर्ख और सफेद शख्स पर पड़ी। इस बार इस शख्स को शानी ने पहचान लिया। ये कुदरत यानी हजरत साहब के मुरीदों में से एक था। इस शख्स की यहाँ मौजूदगी साबित करती थी कि जो कुछ हुआ है शानी के अंदेशों के मुताबिक हुआ है। अपनी तकलीफ से डरी हुई जालां चौधरी बशीर से सारी वफादारी भुलाकर कुदरतुल्लाह के पास पहुंची थी। कुदरत से कादर और उशाम वगैरह को मालूम हुआ था कि चौधरी बशीर और शानी कहाँ है। उन्होंने फौरन शबे खून बारा और सब कुछ तय व बाला कर दिया था। शानी को ट्रैक्टर ट्राली में सवार नहीं किया गया, बल्कि पास ही खड़ी एक कीचड़ ज़्यादा जीप में धकेल दिया गया। जीप में दाखिल होते ही शानी ने देखा एक लंबे देहाती ने डोले की टांगों के दरमियान हाथ डाला और उसे उठाकर किसी बेजान शय की तरह ट्राली में पटक दिया। डोले ने 2 लुढ़कनियां खाई और खौफजदा अंदाज में उठकर बैठ गया। शानी को कादरे ने बड़ी बेदर्दी से अगली और पिछली निशस्तों के दरमियान खला में घुसेड़ दिया। इसके ऊपर एक काली चादर इस तरह डाल दी गई कि इर्द गिर्द का हर नीम रोशन मंदिर इसकी निगाहों से ओझल हो गया। कादरा फुनकारा, इसी तरह मुर्गी बनकर बैठी रह इधर, वरना भी ज़िबा करके खाल उतार दूंगा तेरी। चौधरी बशीर के रिश्तेदारों में से भी 3-4 अफराद जीप में सवार हो गए। एक बारी आवाज ने कादरे से पूछा, बशीरे का क्या बना? उसके हाथ की हड्डी टूट गई है, बाकी सब ठीक है। कहाँ है वो? उसे नजीर की गाड़ी में पींड भेज दिया है। उसका बड़ा चमचा रियासत भी साथ है। उसके चमचों में से कोई पार तो नहीं हुआ? नहीं, बस कुछ सट्टें लगी हैं, 1-2 को कुलाड़ियां लगी हैं, 2 को गोलियां शोरियां लगी हैं। चलो ठीक है, अब फटाफट निकलो यहाँ से, ये ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच जाए। बारी बरकम आवाज ने कहा। जीप एक झटके से हरकत में आई और ऊंचे नीचे रास्ते पर तेजी से हिचकोले खाने लगी। आवाजों से पता चलता था कि ट्रैक्टर ट्राली और घोड़े वगैरह पीछे आ रहे हैं। जीप में खौफनाक खामोशी थी, वैसी खामोशी जैसी तूफान से पहले होती है। इसके अलावा सिगरेटों का धुआं था और शराब की बू भी मौजूद थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शानी एक खालिस देहाती इलाके में मौजूद थी। यह दर हकीकत नारपुर की तरफ कोई आबादी थी। शानी को एक हवेली में ले जाया गया। वो फड़फड़ाती हुई बेबस चिड़िया की तरह कच्चे फर्श पर पड़ी थी। यह कमरे का फर्श था। ऐसे फर्श को चिकनी मिट्टी और भूसे से इसी तरह लीपा पोता जाता है कि पुख्ता फर्श जैसी सफाई नजर आती है। दीवारों पर मुख्तलिफ नक्श और निगार थे और एक बड़ी दीवार पर राइफलें और कुलाड़ियां वगैरह आवेज़ा थी। रंगीन पायों वाले एक बड़े पलंग पर 60-65 साल का एक शख्स फैल कर बैठा हुआ था। उसके बाएं रुखसार पर एक जख्म का निशान नाक के पास से शुरू होकर कनपटी तक चला गया था। इस निशान के सबब अधेड़ उम्र शख्स का करख्त चेहरा और भी करख्त और भयानक नजर आता था। शानी जानती थी कि यह शख्स फाखर और बशीर का ताऊ चाचा उशाम है। अपनी शादी के मौके पर या शादी के बाद गालिबन 1-2 बार इस शख्स को शानी ने देखा था। नारपुर के बहुत से करख्त चेहरों की तरह शायद ये चेहरा भी शानी को याद ना रहता, मगर चेहरे पर मौजूद जख्म ने शानी के ज़हन पर नक्श छोड़ा था। शानी को पता चला था कि उशाम के चेहरे पर यह जख्म लठ बादी की निशानी है। बादुमा चेहरे वाले इस शख्स ने 16 बार नजरों से शानी को घूरने के बाद संगीन लहजे में कहा, हर रात को दए खसम के साथ सोने वाली कंजी का भी कोई असूल होता है, लेकिन तू तो उससे भी गई गुजरी है। हरामजादी, तूने क्या समझा था अपने बैनखोर यार के साथ मिलकर नारपुर को आग लगाएगी और भाग जाएगी? कुत्ते की बच्ची, तेरे जैसियों को तो हम धरती की 7वीं तह से भी घसीट कर निकाल देते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, तेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तुझे पैदा करने वाले कुत्ते और कुत्ती का है। तेरे जैसी मनहूस को पैदा करने से अच्छा था कि तेरी माँ कोई बड़ा सा पत्थर पैदा करती और फिर उसे अपना और अपने आरामी खसम का सर तोड़ देती। शानी सी सकती रही। तूने बर्बाद कर दिया है, हम सबको बर्बाद कर दिया है। ताऊ शाम फिर दाड़ा एकदम उठकर शानी पर पल पड़ा। उसे शानी पर थपड़ों ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। उसके गजब के सामने गेंद की तरह कमरे में इधर से उधर लुढ़कती रही। इसने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए थे, फिर भी कराएं बेसाख्ता निकल रही थी। वो कई बार दीवारों से टकराई, फर्श से टकराई और पलंग और कुर्सियों पर गिरी। कुछ देर बाद चौधरी उशाम खाप कर दूर हट गया। शानी फटे पुराने खून आलूद कपड़े की तरह कच्चे फर्श पर पड़ी हुई थी। बंद दरवाजों के बाहर से मुख्तलिफ आवाजें आ रही थी। ये बड़ी करख्त आवाजें थी और आपस में झगड़ती महसूस हो रही थी। गालिबन बहस इस बात पर थी कि शानी और उसके खानवादे के साथ बदतरीन सलूक क्या हो सकता है। दूसरी तरफ चौधरी उशाम भी खांप कर पलंग पर बैठ गया। गालिबन वो भी यही सोच रहा था कि मुजरिमा के लिए बदतरीन सजा क्या हो सकती है, ऐसी सजा जो होलनाक और जिसका दौरानिया भी ज्यादा हो। शानी पैरों के बल फर्श पर पड़ी थी। इसका एक बाजू किसी शदीद चोट के सबब बिल्कुल सुन था।
सर से बहने वाला खून इसकी पेशानी पर रेंगता हुआ इसके रुखसार पर गिर रहा था। यहाँ से यह खून शानी के आंसुओं के साथ फर्श पर अपने निशान बना रहा था। इसने लेटे लेटे अपने बाजू की ओर से एक निगाह अपने जालिम व जाबर मुनसफ चौधरी उशाम पर डाली। उसकी शेव बड़ी हुई थी, जिस्म पर गर्द थी और लिबास मैला कुचैला था। उसकी ठोकरें खाते हुए शानी ने महसूस किया कि उसके पाँव भी नंगे हैं। शानी को याद आया चौधरी बशीर ने उसे बताया था कि उशाम और कादरा वगैरह दीवानों की तरह इसे तलाश करते फिर रहे हैं। उशाम ने कसम खाई हुई है कि जब तक शानी नहीं मिल जाती वो नहाएगा, ना जूती और कपड़े पहनेगा, ना बिस्तर पर सोएगा। आज वो ताऊ उशाम की ये सूरत-ए-हाल अपनी आंखों से देख रही थी। इसी दौरान में दरवाजे पर दस्तक हुई। ताऊ उशाम शानी पर एक जहरीली निगाह डालता दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। किसी नौकरानी की मदम आवाज सुनाई दी, मालिक पानी गर्म हो गया है। ताऊ उशाम दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल करता हवेली के किसी दूसरे हिस्से में चला गया। शायद काफी दिनों बाद आज वो नहाने के लिए गया था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा फिर खुला। शानी बेसुसी अपनी जगह पड़ी रही। इस मर्तबा कुछ औरतों ने अंदर झांका। ये 4-5 औरतें थीं। इनकी सूरतें शानी के लिए अजनबी थीं। ये सब देहाती होलिये में थी। वो दरवाजे के बाहर से शानी को देखती नहीं। उनकी आंखों में नफरत और हकारत थी। एक बोली, देखो खबीस को, सूरत ही से नौसत टपक रही है। मेरा बस चलता तो मकबूल बाबू के साथ इसकी कब्र भी बना डालती। इतनी सोनी कुड़ी की जान ले ली चुड़ैल ने। एक निस्बतन जवान औरत ने कहा, अकेली मकबूल की बात नहीं है, पूरे घर को खा गया ये। तीसरी बोली, ऐसी को तो औरत कहना भी औरत के नाम पर बट्टा है। दूसरे दिन खसम बदलती हैं ऐसी खबीसड़ियां। मकबूल का कफन भी मैला नहीं हुआ और ये उसके बंदे के साथ सोने की तैयारी कर रही है। वो भी एक नंबर का जुड्डू बेवकूफ है। पहले वाली बड़बड़ाई। निस्बतन जवान औरत ने कहा, कमीनी अगर थोड़ी सी भी गैरत हुई ना तुझ में तो अपने हाथ से अपना गला घोंट लेती या फिर किसी खूह में छलांग लगा देती। एक औरत ने दूरी से शानी पर थूक दिया। यूं लगता था कि वो शानी को मारने पीटने के लिए अंदर तो आना चाहती हैं, लेकिन इसकी नहूसत से डरती भी है। वो दरवाजे ही में खड़ी इस पर लान तान करती रही। इतने में वही बारिश शख्स दरवाजे पर नमूदार हुआ जिसे शानी ने ट्रैक्टर ट्राली पर देखा था। औरतें दाई बाएं ओझल होगी और वो अंदर आ गया। उसके हाथ में स्याह रंग के तावीज थे। एक तावीज के काले धागे को शानी की कमर के गिर्द गिरा देने के बाद वो नफरत अंगेज सरगोशी में बोला, इसको गिराना मत, नहीं तो तेरे बाजू में सोराख करके इसे परोना पड़ेगा। ये कोई दाफे बला किस्म के तावीज से और इनका ताल्लुक यकीनन शानी की नौसे से था। शानी ने वो रात रोते सिसकते गुजारी। मुन्ने का ख्याल एक लम्हे के लिए भी इससे जुदा नहीं हो रहा था। पता नहीं वो कहाँ था, किस साल में था। न जाने क्यों शानी को महसूस हो रहा था कि हजरत साहब और उसकी बीबियां भी आस पास कहीं मौजूद हैं। अभी तक उनमें से किसी की सूरत नजर नहीं आई थी, लेकिन इसकी छठीस बार बार उनकी मौजूदगी का ऐलान कर रही थी। शानी का जोड़ जोड़ दुख रहा था। बाजू से रह रहकर टेस उठती थी। सर के जख्म का खून खुद ही बह बहकर बंद हो गया था। एक औरत उसके कमरे में खाने की चंगेर रख गई थी। उसमें अंडे का आमलेट, दही और पराठा था। ये सब चीजें ऐसी की वैसी धरी रहीं। 10-11 बजे का वक्त था जब शानी को मुन्ने की पहली आवाज सुनाई दी। वो रो रहा था। धीरे धीरे उसका रोना दर्दनाक होता गया। उसके रोने की आवाज से ही शानी जान गई कि वो तकलीफ में है। शानी को पता था कि वो अभी पूरी तरह बीमारी से बहाल नहीं हुआ है। कभी कभी उस पर वही कैफियत तारी हो जाती थी जिसने कोठी में उस पर गलबा पाया था। उसे तेज बुखार हो जाता था, गर्दन के पट्टों में खिंचाव सा पैदा होने लगता था और उसकी बातों में रब नहीं रहता था। मुन्ने की कैफियत को महसूस करके शानी तड़प उठी। मुन्ने को इसकी जरूरत थी। वो तकलीफ में था। शानी दरवाजा खटखटाने लगी, साथ साथ पुकार रही थी, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। इसकी आवाज बेअसर साबित हुई और वो खिड़कियों की तरफ आ गई और दोनों हाथों से उन्हें पीटने लगी। शायद इसकी आवाज मुन्ने तक भी पहुंची। वो मजीद शिद्दत से रोने चिल्लाने लगा। ताती ताती उसने पुकार कर कहा तो शानी का कलेजा जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो उसकी माँ नहीं थी, लेकिन उसके लिए माँ जैसी मोहब्बत ही महसूस करती थी। बाबू के जाने के बाद वो जैसे लाशऊरी तौर पर उसे अपना बच्चा ही समझने लगी थी। वो दीवानावार खिड़कियों से निबर्द आजमा हो गई। उन्हें खींचने लगी, झुंझोड़ने लगी। उसके लंबे बाल खुल गए और निभी फिरे हुए सीने से ढलक कर फर्श पर जा गिरी। वो बेहद कमजोर और बेबस थी, लेकिन इन लम्हों में कमजोर और बेबस नहीं रही थी। वो बस एक माँ थी और उसका बच्चा उसे पुकार रहा था। जब बच्चा दर्द व करम में डूब कर अपनी माँ को पुकारता है तो वराहनी दीवार से टकरा जाती है। यही माँ की फितरत है, यही कुदरत का कानून है। शानी ने इतने ईजानी अंदाज में खिड़कियों को झुंझोड़ा कि उनमें से एक खिड़की की चुटकी उखड़ गई। शानी ने पट खोला। दूसरी तरफ जाली या ग्रिल नहीं थी। शानी ने चौखट पर पाँव रखा और फलांग कर बाहर आ गई। वो मुन्ने की आवाज पर मकनातीस की तरह खींची जा रही थी। मुन्ना एक सामने वाले कमरे में मौजूद था। अभी वो उस कमरे से दूरी थी कि एक औरत उसके सामने आई। उसके हाथों में सफेद दस्ताने थे। शानी ने उसे एक लख्ते में पहचान लिया। ये वही उसी शैतान की मंजली बीवी उरुसा फिराकी थी।
क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? उरीसा चिल्लाकर बोली। उसके लहजे में हैरत अमेज खौफ था। पीछे हटो, शानी ने हिजानी अंदाज में कहा। मुझे मेरे मुन्ने के पास जाने दो। ये क्या हो रहा है? एक दूसरी आवाज आई और उसके साथ ही कुदरत की छोटी बीवी सद्दफ दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके हाथ में चंद खास किस्म की अगरबत्तियां थी और उनमें से धुआं उठ रहा था। उसी कमरे से निकली थी जहां मुन्ना था। शायद वो मुन्ने की तकलीफ का इलाज बहरूपीय कुदरत के किसी टोटके के साथ कर रही थी। शानी को यूं आजाद और अपने सामने देखकर सद्दफ के चेहरे का रंग बदल गया। शायद उसे शानी से अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई थी। बाबू की मौत से चलने में पहले शानी का धक्का खाकर सद्दफ दीवार से टकराई थी और बेहोश हो गई थी। आज एक बार फिर वो उसके सामने खड़ी थी। चंद सेकंड के लिए सद्दफ का रंग पीला पड़ गया, फिर सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में शानी के लिए हकारत और नफरत नजर आने लगी। उसने अगरबत्तियां एक तरफ फेंक दी और शानी का रास्ता रोकने के लिए तन कर खड़ी हो गई। शानी के दिल में नफरत नहीं थी, ना उसे किसी से लड़ना झगड़ना था। वो तो बस एक माँ थी, अपने रोते बच्चे तक पहुंचना चाहती थी और सद्दफ इन दोनों के दरमियान आ गई थी। शानी ने सिसक कर कहा, खुदा के लिए मुझे मुन्ने को देखने दो। सद्दफ ने बेरहमी से उसे धक्का दिया। शानी लड़खड़ा कर दूसरी पर गिरी। उरीसा ने कब से शानी की गर्दन को अपने तवाना बाजू के शिकंजे में लेना चाहा। शानी ने बेहद झुंझलाहट से उसे धकेल कर पीछे हटाया। सद्दफ ने आगे बढ़कर जन्नाटे का थप्पड़ शानी के रुखसार पर मारा, फिर एक दो अत्तर शानी को रसीद किया। गालबन वो आज इस गुजरी हुई रात वाला बदला भी चुका देना चाहती थी। दो अत्तर खाकर शानी मुन्ने की तरफ गई। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो पुकारी। उरीसा सद्दफ दोनों ने उसे कमर से दबोचा और पीछे की तरफ खींचने लगी। साथ साथ वो नौकरानियों को भी आवाजें दे रही थी। शानी जब किसी तरह आगे नहीं जा सकी और मुन्ने की आओ फगा ने उसके सीने में आतिश भड़का दी तो वो चिल्ला कर पलटी और उसने उरीसा को घुमाकर दीवार के साथ दे मारा। सद्दफ अभी तक उससे चिमटी हुई थी। दोनों एक दूसरे से उलझी हुई जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने से पहले इन दोनों के जिस्म एक कुर्सी से टकराए और उसे तोड़कर रख दिया। जमीन पर गिरने के बाद शानी के हाथ में जो पहली चीज आई वो उस टूटी हुई कुर्सी का एक पाया था। शानी ने उस पाए से डॉक्टर सद्दफ को कई जरबे लगाई। साथ साथ वो चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे जाने दो। कमर और कंधे पर शदीद चोटें खाने के बाद सद्दफ की गिरफ्त शानी पर से खत्म हो गई। अब उसकी सोकन उरीसा की बारी थी। लकड़ी की जरबों से उसकी चूड़ियां टूट गईं और वो खौफ से चीखती हुई एक अनवाड़ी कुर्सी पर गिर गई। ताम इसी दौरान में दो नौकरानियां अंदर दाखिल हुई। ये सेहतमंद जिस्मों वाली देहाती नौकरानियां थी। उन्होंने शानी को दबोचना चाहा, मगर उन्हें भी वैसी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। वो कमजोर नातवान लड़की एक माँ की तड़प पाने के बाद नातवान नहीं रही थी। शायद वो ये जंग जीत ही जाती और इन औरतों को बिछाड़ कर मुन्ने तक पहुंच ही जाती। मगर इसी दौरान में हट्टी कट्टी जालान दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। जालान के तेवर खतरनाक थे। उसके चौड़े नथने फूले हुए थे और उसकी आंखों से चिंगारियां छूट रही थी। वो बड़े दिनों से सब्र कर रही थी। वो बड़े दिनों से अपने गैज़ो गज़ब को दबाकर छोटी चौधरानी का एहतराम करने पर मजबूर थी। लेकिन आज तो मैदान खुला था। आज तो इस नातवान लड़की की हमदर्दी में आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं था। वो दिल की हसरत निकाल सकती थी। वो शानी के कब से नमूदार हुई और उसने शानी को इस जोर से धक्का दिया कि वो दरवाजे से टकराती हुई जमीन बोस हो गई। शानी का गिरना इसके लिए क़यामत साबित हुआ। सद्दफ, उरीसा दोनों नौकरानियां और जाला सारी भीड़ों के साथ इस तरह उसके साथ चिमट गई। चंद सेकंड बाद शानी ने महसूस किया कि बारी भरकम जाला उसके सीने पर चढ़ी बैठी है और बड़ी वहशत से उसका गला घूंट रही है। उसके मुंह से शानी के लिए बदतरीन सलावातें निकल रही थी। शानी का ज़हन धुतराने लगा। इसका जिस्म तो पहले ही ज़रबों से चूर था, अब सांस भी सीने से बिछड़ने लगी थी।